मेरा नाम मीरा मिश्रा कौशिक है और मैं वातायन की अध्यक्षा हूँ। पिछले 27 हफ्तों से लॉकडाउन के दौरान वातायन ये लॉकडाउन गोष्ठियाँ कर रहा है और इसको श्री पद्मेश गुप्ता जी बहुत ही सुचारू रूप से इसका संचालन करते रहे हैं। आज वो अनुपस्थित हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में ये काम मेरे ऊपर आ गया है, ये दायित्व कि मैं आप सबका स्वागत करूँ। और इस 28वीं संगोष्ठी में जो कि लघु कथा अ, विशेष अंक है हमारा, तो इसमें आज मैं और शिखा वार्ष्णेय जो कि वातायन की सदस्य हैं, एक ब्लॉगर हैं और बहुत ही अ, यूके की प्रतिष्ठित लेखिका और बहुमुखी प्रतिभा की ये धनी हैं। तो इस संगोष्ठी में आज जो हम बात करने जा रहे हैं और इसका मैं अगर पढ़ूँ एक जो लिखा हुआ है हमारे अ, इंट्रोडक्शन में कि लघु कथा में जीवन का मर्म एक डिबिया में सिमट जाता है। खोलने पर नायाब लेखन जुगनू की तरह सामने आता है। इसमें विसंगतियों को सूक्ष्मता से पकड़ने की अद्भुत क्षमता होती है और अंतिम पंक्तियों में कथ्य का चरमोत्कर्ष होता है। तो आइए सुने नए चिंतन की नई शुरुआत करने वाली कुछ सुंदर और सशक्त लघु कथाएं विलक्षण प्रतिभा संपन्न 9 लेखकों के साथ और जिनको आज शिखा वार्ष्णेय जी आपके सामने ला रही हैं। तो शिखा जी आप पधारें और कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद मीरा जी। और आप सभी को बहुत-बहुत मेरा नमस्कार, अभिवादन और स्वागत आप सभी का इस मंच पर। वातायन की इस लघु कथा गोष्ठी में आज मुझे ये दायित्व सौंपा गया है कि मैं इसका संचालन करूँ। तो सबसे पहले मैं आज अपनी इस गोष्ठी के जो सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करती हूँ। श्री बलराम अग्रवाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस गोष्ठी में। बलराम अग्रवाल जी लघु कथा के विशेषज्ञ हैं और बहुत ही जाने-माने लेखक हैं, जिन्हें मैं अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर जिनकी लघु कथाएँ मैं लगातार पढ़ रही हूँ और अचंभित होती रही हूँ। बलराम अग्रवाल जी आज हमारी इस गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। उनका बहुत-बहुत स्वागत है और साथ ही हमारे साथ और भी जितने भी गणमान्य लेखक और हमारे श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे यूके के एक एमपी हैं, जो वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी के बहुत-बहुत स्वागत के साथ हम अपनी आज की लघु कथा संगोष्ठी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि लघु कथा के नाम से ही विदित है कि एक ये ऐसी विधा है जो बहुत ही लघु होगी या छोटी होगी। तो ज़्यादातर आजकल ये देखने में आया है कि लघु कथा के नाम पर कुछ छोटी कहानियाँ प्रस्तुत कर दी जाती हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, लघु कथा 1 पैराग्राफ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ की ऐसी कहानी होती है जिसमें सारी कहानी के गुण के साथ-साथ एक ऐसा अंत होता है जो पाठकों को स्तब्ध कर देता है। और उस अंत के साथ एक अलग चिंतन शुरू होता है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है और उसी के साथ एक एक और नई लघु कथा की शुरुआत हो जाती है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, गागर में सागर भर देने को लघु कथा कहते हैं। और आज उसी की विशेष विधा पर हमारे साथ कुछ विशेष लघु कथा लेखक और लेखिकाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम आज सुनेंगे। तो एक-एक करके मैं उन्हें आमंत्रित करूँगी और उनसे आग्रह करूँगी कि वह आएँ और अपनी लघु कथा सुनाएँ और हमें समृद्ध करें। तो शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं भारत, दिल्ली से अंजू खरवंदा जी को आमंत्रित करती हूँ। अंजू जी यहाँ हैं? जी, देख पा रही हूँ मैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें अंजू जी। अंजू जी एक अध्यापिका हैं, लेखिका हैं, रेडियो आर्टिस्ट हैं और लघु कथा के साथ-साथ संस्मरण, कविता आदि सभी कुछ लिखती हैं और कई पत्र-पत्रिकाओं में इनकी प्रकाशित हो भी चुकी हैं सारी रचनाएँ। तो अंजू जी, बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रण है, आइए और अपनी लघु कथा सुनाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया।
बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे इससे जोड़ा गोष्ठी से और सबसे पहले मुझे ये अवसर दिया लघु कथा सुनाने के लिए। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज़, एकदम ठीक आ अच्छा, रही है। अच्छा, ठीक है, जी। ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं अपनी लघु कथा शुरू करती हूँ। मेरी लघु कथा का नाम है होम हैप्पी होम। जब नेहा का मन उदास होता, वह पर्स से फ़ोटो निकाल घंटों उस फ़ोटो से बातें करती। एक दिन बच्चों को पढ़ा रही थी, तो एक कविता में दादा-दादी की बात आई और उसके साथ-साथ नाना-नानी की। तो नेहा की बेटी रेनेसा ने माँ की ओर प्रश्न सूचक निगाहों से देखते हुए कहा, मम्मा, घर में दादा दादी की फोटो तो है, पर नाना नानी की क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर उसका भाई रोहन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बुद्धू, तुझे इतना भी नहीं पता, ये घर तो पापा का है ना, तो पापा के मम्मी पापा की फोटो लगेगी। पास ही बैठे पति ने नेहा की ओर देखा। उन्होंने बच्चों को कहा, जितना ये घर मेरा है, उतना ही तुम्हारी मम्मी का भी। इतना कहकर उन्होंने नेहा को कहा कि जल्दी से मम्मी पापा की एक फोटो निकाल दो, मैं आज ही फ्रेम करवा कर लाता हूँ। धन्यवाद। अरे वाह! वाह! बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज के समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक लघु कथा आपकी रही। बहुत-बहुत शुक्रिया अंजू जी। अ मौका मिला तो फिर से आपसे दोबारा से और कोई कथा सुनेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ भारत से ही हैदराबाद से मंजुला दूसी जी को, जो मंजुला दूसी जी मन के भावों को कभी कविता में तो कभी कहानियों में ढालती हैं। हिंदी भाषा के उत्थान में सतत प्रयत्नशील हैं। 2 साझा संग्रह वुमनिया और वन लास्ट होप एवं समय-समय पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इनकी रचनाएँ प्रकाशित होती रही हैं। तो मंजुला जी आइए और मंच आपका। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मंच को नमन, अध्यक्ष जी एवं सभी साथी लघु कथाकारों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ये अवसर दिया। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी लघु कथा शुरू करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है विषपान। उसने जल्दी-जल्दी सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। चाहता तो था कि वो हर सुराख भी बंद कर दे जहाँ से लोगों की आवाज़ें उस तक पहुँच सकती थी। फिर अपने कानों को बंद करके कमरे के सबसे कोने में जाकर बैठ गया। फिर भी लोगों की आवाज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। "अबे! तेरे को मर्द कौन बोला बे? चाल देखी है तेरी 36 की कमर, लड़कियाँ फेल है तेरे आगे। यार तू पहले डिसाइड कर ले कि तुझे घर-घर खेलना है या क्रिकेट। अबे! ये क्या डिसाइड करेगा? पहले ये तो डिसाइड कर ले कि ये लड़का है या लड़की। कल से ना सलवार-कमीज़ पहन लेना अपनी बहन की।" जाने कितने सालों से इन तानों का विषपान किया था उसने। एक ऐसा विष जो धीरे-धीरे उसे खत्म कर रहा था। उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। उसे स्वयं से घृणा-सी होने लगी थी। स्वयं को स्वीकार करना असंभव-सा प्रतीत होता था। अब बस बहुत हुआ। क्या करना है ऐसे जीवन का? उसने फैसला ले लिया। अब वो जीवन समाप्त कर देगा। वो दृढ़ निश्चय कर उठा ही था कि सामने दीवार पर टंगी अर्धनारीश्वर की तस्वीर पर नजर पड़ी। प्रभु के चेहरे पर मुस्कान थी और नीलकंठ उनके मुखमंडल के तेज को और भी अलौकिक कर रहा था। उसे लगा मानो प्रभु कह रहे हो, देखो मैंने भी विषपान किया है, परंतु मैंने उसे अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने दिया। आज यही विष मेरी पहचान है। फिर तू क्यों आपाक होता है? जिस दिन तू स्वयं अपनी पहचान को स्वीकार कर लेगा, उस दिन के बाद तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। अब उसके मन में कोई संशय नहीं था। उसने सभी खिड़की दरवाजे खोल दिए। लोगों की आवाज़ें अब भी उसके कानों तक पहुँचती थी, लेकिन इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, उसने स्वयं को स्वीकार कर लिया था। धन्यवाद। वाह! अगर समय हो तो मैं एक और छोटी-सी लघु कथा सुनाना चाहूँगी। हाँ, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो मेरी दूसरी लघु कथा है, बहुत ही छोटी-सी लघु कथा है। इसका शीर्षक है चिट्ठी। वो चिट्ठियों का ज़माना था। मैं ठहरी अनपढ़, लेकिन बड़ी इच्छा थी कि तेरे दादाजी मुझे चिट्ठी लिखें। अक्सर उनसे कहती जब भी वो गाँव आते। फिर आखिर एक दिन उन्होंने चिट्ठी भेज ही दी, कहते हुए दादी कहीं खो सी गई थी। फिर फिर क्या हुआ दादी? आपने वो चिट्ठी पढ़ी?
पोती की उत्सुकता कम ही नहीं हो रही थी। अरे तब घर से बाहर निकलने की इजाजत न थी हमें, और घर में सास ससुर देवर सभी थे। किसी से कहती तो बेशरम कहलाती, किससे पढ़वाती, बस रोज उलट पलट कर देखती और फिर रख देती। अब तक ना पढ़वाई वो चिट्ठी हमने, बस ऐसे ही तेरे दादाजी से झूठ मूठ कह दिया था कि पढ़वा लिया, वरना उन्हें बुरा लगता ना। दादी के स्वर में एक उदासी सी थी। क्या कह रही हो दादी, अब तक नहीं पढ़वाया? बताओ बताओ, कहाँ है वो चिट्ठी, मैं पढ़ देती हूँ। पोती ने आश्चर्य से कहा। तू सचमुच पढ़ेगी? दादी की बूढ़ी आंखों में चमक सी आ गई थी। जरा सुनूं तो क्या लिखा था तेरे दादाजी ने। दादी ने संदूक से चिट्ठी निकालते हुए कहा। ले। पोती ने 2 घड़ी चिट्ठी को निहारने के बाद पढ़ना शुरू किया। प्यारी कमला, ढेर सारा प्यार। मैं यहाँ कुशल से हूँ। मेरे वहां ना होने पर भी तुमने घर को इतने अच्छे से संभाला है, तभी तो मैं यहाँ बेफिक्र होकर काम कर रहा हूँ। तुम मेरी ताकत हो। अब सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। तुम्हारा किशोर। दादी आंख बंद किए चिट्ठी सुन रही थी। जाने कब आंखों के कोरों से आंसू बह निकले। पोती ने चुपचाप चिट्ठी दादी को पकड़ा दी। उसमें कुछ नहीं लिखा था। दादाजी भी तो अनपढ़ थे, ये बात दादी आज तक न जान पाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत खूब मंजुला जी। बहुत ही मार्मिक लघु कथा थी आपकी। और पहली वाली में तो जो मुद्दा आपने उठाया वह उससे हम लोग कभी ना कभी अपने जीवन में रूबरू होते ही रह रहे हैं। जी बहुत जी प्रेरक लघु कथा थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत आगे बहुत चलते हुए मैं उषा भदौरिया जो लंदन यूके से हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। उषा हैं, आ गई हैं? हाँ उषा। तो उषा जी विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक और पत्रिकाओं समाचार पत्रों में इनकी लघु कथा का प्रकाशन होता रहा है। और बोल हरियाणा रेडियो कार्यक्रम में इनकी रचनाओं का प्रसारण हो चुका है और इसी संस्था की तरफ से इन्हें लोक कथा सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। उषा जी लंदन में रहती हैं और लघु कथा के लेखन में काफी सक्रिय हैं। तो उषा जी आइए और अपनी लघु कथा से हमें और इस मंच को समृद्ध कीजिए। स्वागत है आपका। जी नमस्ते आप सभी को। मेरा मेरा वीडियो सही आ रहा है दीदी? हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, वीडियो भी और ऑडियो भी दोनों ठीक है। अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो वातायन यूके और समेत सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने यह मंच प्रदान किया आज। और सबसे पहले आज हम आपको अपनी लघु कथा जो सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है ढांचा। उषा 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 जी एक मिनट, आपका वीडियो नहीं आ रहा है ना? है ना अंतरिपा? वीडियो नहीं है ना इनका इनका? वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो बंद हो गया है। हाँ वीडियो अब ठीक है, अब ठीक है। तो शायद ये फोन से हम लघु हाँ कथा नहीं अब पढ़। ठीक है, अब ठीक है। फिर गया। एक मिनट दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मेरी लघु कथा सुन लीजिए क्योंकि हम फोन पर ही ये पढ़ रहे हैं, शायद इसीलिए मेरा वीडियो कोई नहीं आ बात रहा नहीं, होगा। अच्छा चलिए ठीक है, आप शुरू कीजिए। मेरी लघु कथा का शीर्षक है ढांचा। आज एक बड़े स्तर पर चित्र प्रतियोगिता थी और विषय था अपना देश। विषय मात्र से ही मैं काफी उत्साहित थी। अन्य देशों के कलाकार बैठे हुए थे अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। कई सालों से विदेश में रहने से मेरे मन में लोगों और न्यूज़ चैनल्स द्वारा ही दिखाई गई नई छवि रह रहकर सामने आ रही थी। हमारे देश के विकास की ओर बढ़ते कदम। यही कुछ सोचते हुए रंगों से सराबोर होकर ब्रश हाथ के साथ कैनवास पर लहराने लगा। बड़ी इमारतें, आधुनिकीकरण, बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज और रॉकेट्स। धीरे धीरे अब सभी रंग खत्म हो रहे थे, पर हरा रंग अभी भी अनछुआ सा वैसा ही रखा था। कुछ पेड़ पौधे बनाने के लिए जैसे ही ब्रश को हरे रंग में डुबोया तो ब्रश जैसे ठिठक सा गया, मानो कह उठा हो, जब पेड़ पौधे बचे ही नहीं तो फिर ये झूठी हरियाली कैसी। हरा रंग मायूस हो अब डब्बे में सिकुड़ सा गया। चित्र पूरा होकर भी अधूरा सा महसूस हो रहा था। कृषि प्रधान देश का मुख्य पात्र ही चित्र में नहीं था। अभी भारत बना ही कहाँ था। बहुत याद करने की कोशिश की, पर आंखों में मेरे भारत का चेहरा धुंधला कर रह गया। वर्तमान हालात को देखते हुए किसी तरह एक ढांचा ही बन पाया, जिसे मैंने तिरंगे का मुकुट पहना दिया। यही तो है मेरा देश, मेरा भारत। प्रतियोगिता का समय पूरा हो चुका था, मगर मैं अभी भी असमंजस में थी।
क्योंकि अपने देश का बनाया हुआ यह चित्र अब मुझे डरावना सा लगने लगा था। तो ये थी मेरी लघु कथा ढांचा। वाह और वाह, बहुत अच्छा, बहुत सॉरी दी, अच्छा। इसमें फ़ोन में ही हमने लघु कथा रखी हुई थी, इसलिए शायद मेरा वीडियो नहीं आया हुआ था। कोई बात नहीं, लघु कथा तो आई और बहुत सार्थक आई। बहुत अच्छी धन्यवाद। मन को छूने वाली लघु कथा थी। बहुत बहुत शुक्रिया शुशा। तो हम इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ भारत की तरफ फिर से, और बेंगलोर से रीता शेखर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। रीता शेखर जी एक निवृत्त सहायक शिक्षिका है और कविता, कहानी, लघु कथा, छंद, हाइकू, हाइगा आदि जैसी विधाओं में पारंगत हैं और उसमें लिखती रही हैं। कई साझा संग्रह इनके हाइगा और हाइकू के प्रकाशित हो चुके हैं और पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। ये एक प्रतिष्ठित ब्लॉगर भी रही हैं और अपनी प्रतिभा से हम सबको संपन्न करती रही हैं। तो रीता शेखर जी, अगर आप हैं यहाँ पर तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, सादर आपको इस मंच पर बुलाती हूँ। हाँ रीता जी, आप हैं ना? आइए, मंच आपका और आपकी लघु कथा का हम लोगों को प्रतीक्षा है। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी को सादर अभिनंदन और वैश्विक मंच पर स्थान देने के लिए वातायन का हार्दिक आभार। आज मैं जो लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है नया दरवाजा। तिरंगे में लिपटे शहीद पति के शव के पास वह पथराई आंखों से खड़ी थी। अभी हाथों की मेहंदी भी न छूटी और ये दिन देखने पड़े। पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसका दूसरा ब्याह कर देना चाहिए। देखो तो एक बूंद आंसू भी नहीं है आंखों में। किस्मत की बुलंद होती तो यूं न विधवा हो जाती। अब सासरे में खटते हुए जीवन काटेगी बेचारी। मायके चले जाना चाहिए। नहीं, 4 दिनों की आवभगत के बाद बोझ लगेगी। ये सब बातें उसे कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी, क्योंकि उस वक्त उसका मस्तिष्क चुपचाप कुछ निर्णय ले रहा था। अग्नि संस्कार के बाद वह धीरे धीरे चलकर सेना के उच्च पदाधिकारी के पास अपने चूड़ी विहीन हाथों को जोड़कर खड़ी हो गई। सर, मुझे फौज में भर्ती होना है। उस सख्त जाबाज ऑफिसर की नम आंखें उसके सम्मान में झुक गईं। एक क्षण को नवविवाहिता विधवा ने महसूस किया कि उसका बहादुर पति कानों में कह रहा था, समाज द्वारा तय किए गए सारे दरवाजे को बंद करके नया दरवाजा खोला है तुमने। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत कथा सुंदर, यहीं पे समाप्त होती है। बहुत 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 ही मार्मिक कथा थी। रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपके पास और कोई एक छोटी सी हो तो आप फिर उससे भी सुना सकती हैं। अभी समय आपका बहुत कम रहा। अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे दोबारा लौट कर। है। इस कथा का शीर्षक है निर्जला। निर्जला व्रत करने की घोषणा की थी घर में रमा देवी ने, मगर यह गलत। घर के लोगों ने कहा, मगर यह गलत बात है। आपको ब्लड प्रेशर और थायराइड की समस्या है, जिसकी दवा सवेरे खाली पेट में लेनी होती है। तबीयत बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रमा देवी के पति महेश बाबू ने समझाने की कोशिश की। नहीं जी, मैं कर लूंगी। सीनियर सिटीजन पत्नी के दृढ़ निश्चय के सामने उनकी एक न चली। महेश बाबू का डर निराधार नहीं था। भीषण गर्मी और भीमसेनी एकादशी का निर्जला व्रत, दिन भर एक बूंद जल भी न लेने के कारण रमा देवी परेशानी महसूस कर रही थी। मन में शांति न थी, पर अपनी बात से डिगना भी नहीं चाहती थी। वे चुपचाप सोने चली गई। कुछ देर बाद महेश बाबू ने आवाज लगाई तो कोई उत्तर न मिला। घबरा कर उन्होंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने पानी चढ़वाने की व्यवस्था की। कुछ देर में रमा देवी को होश आ गया। होश में आते ही उन्होंने पूछा, किसी ने मेरे मुंह में जल डालकर मेरा व्रत तो भंग नहीं किया? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, पानी तो मैंने बाहर से चढ़ाया है। तब ठीक है। निश्चिंत होकर रमा देवी ने आंखें बंद की। बहुत सुंदर रीता जी। क्या हम लोग कहते हैं ना, अपनी परंपराओं से डिग नहीं सकते, बाकी और चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अब मैं आगे बढ़ते हुए सीमा सिंह जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सीमा जी आ चुकी हैं मेरे ख्याल से, मैंने तो उन्हें देखा नहीं वैसे। हैं सीमा जी यहाँ हमारे बीच? आ गई हैं। जी, जी सीमा जी। तो मैं सीमा जी को आमंत्रित करती हूँ। सीमा जी कानपुर भारत से हैं और अध्यापिका हैं, लघु कथा और कहानी विधा में सक्रिय हैं। अनवरत संकलन, नई सदी की धमक सहित कई साझा संकलनों में उनके और समाचार पत्रों में उनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। रेडियो पर रचनाओं का पाठ और प्रतिलिपि कथा सम्मान प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार उन्हें मिल चुका है और कलश लघु कथा गौरव आदि पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त है। ऐसी सीमा सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं। सादर बहुत बहुत सम्मान के साथ आपका स्वागत है सीमा जी, मंच आपका। आभार शिखा जी। मंच पे उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम और वातायन के अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मुझे कथा पाठ का गौरव प्रदान करने के लिए आप सबका आभार और उषा को विशेष थैंक्स। मेरी कथा का शीर्षक है मन का उजाला। हारे जुआरी सा पस्त कदमों से मन ही मन एक क्रूर निर्णय कर जब वह घर में आया, रात गहरा चुकी थी। पत्नी की असामयिक मृत्यु के शोक से उबर भी ना पाया था कि व्यावसायिक पार्टनर के हाथों धोखा खा गया। वह अर्श से फर्श पर आ गया था। मुन्ना, ओ मुन्ना, अरे सो गया क्या? उसने बेटे को पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर ना पाकर कमरे में झांका। बच्चे सो चुके थे। वह वहीं उनके पास बैठ गया। कुछ ही देर में मन की थकान से पस्त शरीर पलंग पर फैल चुका था। अंधेरे में लगातार खुलती बंद होती पलकों की अब की बार मुंदने की बारी थी कि किसी पशु की गुर्राहट जैसी आवाज से क्रम तोड़कर आंखें पूरी खुल गई। आवाज कमरे के दूसरे सिरे पर सोए बच्चे की दिशा से आई थी। उसने आंखें मसलकर घूर कर देखा तो वहां किसी स्त्री की सी छाया थी। वह कुछ बोल पाता तब तक उस स्त्री ने बड़े बच्चे को अपने आगोश में ले लिया और दूसरे बच्चे की ओर बढ़ चली। पिता अपनी सारी ताकत बटोर जोर से चिल्लाया, कौन है, कौन है वहां? स्त्री ने उसकी आवाज पर ध्यान तक न दिया और वह दूसरे बच्चे की ओर बढ़ गए। पिता ने उठना चाहा, मगर शरीर तो जैसे पलंग से बंध गया हो। बिस्तर पे पड़े पड़े पिता फिर छटपटाया, हटो, दूर हटो, मेरे बच्चों को मत छुओ। स्त्री ने सिर उठाकर पिता की ओर देखा और बात को अनसुना कर बच्चे को अपनी ओर खींच लिया। इस बार पिता ने अंधेरे में भी साफ साफ देखी थी उसकी लाल लाल आंखें, बिखरे बाल और बढ़े हुए नाखूनों वाले हाथ, जो उसने अपनी ही जगह पर बैठे हुए छोटे बच्चे की ओर बढ़ा दिए थे। पिता गिड़गिड़ा उठा, इसको मत छुओ, इसने तो दुनिया में कुछ भी नहीं देखा है। स्त्री ने क्रूर हंसी हंसते हुए छोटे बच्चे का पांव पकड़कर घसीटना चाहा तो पिता ने अपनी संपूर्ण शक्ति समेटकर अपने बंधन तोड़ दिए। बिजली की सी फुर्ती से वह अपने बच्चों और उस स्त्री के बीच आ खड़ा हुआ। क्रोध से कांपते हुए स्वर में उसने स्त्री से पूछा, तू है कौन और यहाँ मेरे घर में मेरे बच्चों के पास क्या कर रही है? कहते हुए उसने स्त्री के बाल पकड़ लिए थे। मैं मुखबरी हूँ, मेरे घर में कैसे आ गई? अपनी बहन गरीबी के साथ आई थी। हमने इस घर में निराशा और कायरता को आते देखा तो चुपके से हम भी घुस आए। मगर तू मेरे बच्चों को क्यों छू रही थी? मैं और मेरी बहन शिकार करते हैं, मैं बच्चों का और बहन बड़ों का। आश्चर्य और भय से पिता की पकड़ जैसे ही उसके बालों पर ढीली हुई, वह स्त्री दोनों हाथों से परे धकेलकर भाग निकली। धक्का लगने से आंखें खुली तो पसीने से लथपथ पिता पलंग पर पड़ा था। तीनों बच्चे अब भी गहरी नींद में थे। भोर का प्रकाश पर्दे से छनकर कमरे में आ रहा था। उसने जेब में रात भर से रखी जहर की पुड़िया सिंक में बगा दी और पिता बच्चों के लिए सुबह की चाय बनाने लगा था। वाह, कथा वाह, समाप्त वाह, हुई। बहुत बहुत खूब सीमा जी। आपने जिस तरह गरीबी और शुक्रिया। भुखमरी का मानवीकरण किया और जिस तरह एक पिता की लाचारी और उसकी परिस्थितियों का आपने व्याख्यात किया इस लघु कथा में, अद्भुत है। बहुत 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 सुंदर कथा। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सीमा जी। अब मैं सीमा जी के बाद मैं बुलाना चाहती हूँ पूजा अनिल को।
पूजा अनिल मैड्रिड स्पेन में रहती हैं और वहाँ हिंदी भी पढ़ाती हैं। हिंदी और स्पेनिश में कविताएं लिखती हैं और परस्पर अनुवाद भी करती हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और इंटरनेट रेडियो साइट रेडियो प्लेबैक इंडिया पर हिंदी संगीत के कार्यक्रम की ये संचालक भी हैं और अपनी आवाज में ये बाकी सबकी रचनाएं भी प्रस्तुत करती हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज की मालकिन भी हैं और लघु कथा तो लिखती ही हैं। तो पूजा जी आइए और हम आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी लघु कथा के लिए। मंच आपका सादर। शुक्रिया शिखा। यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों को नमस्कार है मेरा और सभी सुनने वालों को भी अभिनंदन है। तो मेरी लघु कथा का शीर्षक है चैतन्य मन। सामने वाली शुक्ला आंटी की बेटी को इरफान के साथ देखकर मन किया कि उन्हें उनकी बेटी के इस नए संबंध की सच्चाई बता दूं। लेकिन क्या ऐसा करना उचित होगा? हाँ, बिल्कुल उचित ही होगा। उन्होंने भी तो कितने ही परिवारों को कई बार शर्मिंदा किया है। आज तो उनको उनके कर्मों का फल निश्चित ही मिलना चाहिए। कैसे लांछन लगाए हैं आस पड़ोस की बहू बेटियों पर। उफ, सोचकर ही घबराहट होती है। सब जानते हैं कि वे बहुत झगड़ालू किस्म की स्त्री हैं। न सिर्फ झगड़ालू बल्कि दूसरों के जीवन में ताका झांकी करके उनके किसी भी पक्ष पर अनुचित टीका टिप्पणी करना तथा लोगों के विरुद्ध बुरा बोलना उनका विशेष पहलू है। पहले भी इसी मुद्दे को लेकर वे हमारी कॉलोनी की कई लड़कियों को चरित्रहीन घोषित कर चुकी हैं। जैसे तो लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार बस शुक्ला आंटी के पास ही रिजर्व हो। दूसरों के बच्चों पर वे गिद्ध जैसी पैनी नजर रखती हैं। क्या उन्हें अपने बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा? आज तो उन्हें बता ही देना चाहिए कि एक बार वे स्वयं अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लें। सरिता के मन में यह सब विचार चलते चलते ही जैसे कसेलापन भी घुल गया। बेहद विचलित अनुभव करने लगी वह। अपने आप से मन में बात करते हुए अचानक शब्द अब उसके होठों पर आने लगे। यदि यह सब सोचकर ही मन में इतना विषाद भर आया है, तो यही विचार कर्म में ढल जाए तो कितना कष्टकारी होगा। मैं कदापि ऐसा कार्य नहीं करूंगी जो जीवन भर मुझे कष्ट देता रहे। दीदी, किससे बातें कर रही हो? छोटी बहन ने उसे यूं कुछ बुदबुदाते सुन लिया तो पूछ बैठी। अपने चैतन्य मन से हर तरह के बुरे विचारों से परे हो चुकी सरिता मुस्कुराते हुए अपनी बहन के साथ अपना अनुभव बांटने लगी। बहुत सुंदर पूजा, बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंच पर आने का और अपनी लघु कथा हमारे साथ साझा करने का। शुक्रिया ये एक शिखा। लघु कथा की गोष्ठी है तो मैं उसको उसी तरह संचालित भी करने की कोशिश कर रही हूँ। छोटे छोटे परिचय और सीधा पॉइंट पर आने का। तो आगे बढ़ते हुए मैं अब बुलाना चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिसको हम काफी अच्छे से पहचानते हैं और आज लॉकडाउन और जूम के माध्यम से जो हर जगह छाई रहती हैं और चर्चा में रहती हैं, डॉक्टर शैलजा सक्सेना कनाडा से, जो हिंदी राइटर्स गिल्ड की सह संस्थापिका और निर्देशिका भी हैं, लेखिका और अभिनय में तो खैर सक्रिय हैं ही, एक हरफन मौला हैं और जूम पर तो आजकल इनको हर जगह पर अपनी प्रतिभा बिखेरते देखा जा सकता है। इनका काव्य संग्रह किया तुमको भी ऐसा लगा कि अतिरिक्त बहुत सारा संपादन प्रकाशन इनके खाते में है। तो ऐसी प्रतिभा को हम आमंत्रित करते हैं। आइए शैलजा जी, मंच आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, आपने इतना लंबा परिचय जो दिया वो लघु कथा के अनुरूप तो नहीं था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। वातायन मंच का बहुत धन्यवाद। मैं शिखा जी से कह रही थी पिछली बार कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति है, तो आशा है कि आपको मेरी ये लघु कथा ठीक लगेगी। शीर्षक है दाह। दरवाजे पर कड़कदार खटखट का जवाब दीना को देना ही पड़ा। दरवाजा खोलने से पहले उसने एक लाचार नजर घर की औरतों पर डाली। अपने एक कमरे के इस झोंपड़े में वे सिर ढके अपने में कुछ और सिमट गईं। क्या रे, सुना बेटी का दाह कर्म भी कर दिया? पुलिस के बड़े अधिकारी के स्वर में तीखापन था। पीछे मीडिया के लोग अपने माइक और कैमरे खोले सारे किस्से को दिखाने को आतुर। टोले वालों को छोड़कर गांव भर के लगभग 100 लोग जमा थे। इतनी जल्दी क्या थी? कितने लोग उसके दाह को पूरे देश को दिखाना चाहते थे जानते हो? पूरे देश की बिटिया थी वो।
और तुमने अकेले ही सब चुपचाप कर दिया। साहब, 3 दिन बाद अस्पताल से शरीर मिला, और कितने दिन रखते। बलात्कार और मौत की सब जांच हो तो गई थी। दीना ने सफाई दी। उसे देखने आने के बहाने जाने कितने ऊंची नीची जातियों के लोग, नेता, ये कैमरे वाले हमारे घर की लड़कियों, टोले की दूसरी लड़कियों और बहुओं को अपनी नजर से बलात्कार कर रहे थे। उसे तो चलने नहीं दिया जा सकता था ना। सो निपटा दिया सब। वो तो मर गई, पर बाकी को जिंदा लाश कैसे बना दे। हमें नहीं बनाना है इन्हें इस देश की बिटिया। उसके शब्दों की सच्चाई कांच की तरह कैमरे को चुभी और एकाएक स्क्रीन पर छुपती, सिमटती, सिसकती, शोक से बिलखती औरतों के चेहरों को लीलती मक्कार और लोलुप नजरें पल भर को झुक गई। उफ, बहुत बार शैलजा जी, आपके पास कोई एक और छोटी सी हो तो वो भी सुनाइए। हाँ जी, बिल्कुल। एक बिल्कुल। आजकल हमारे यहाँ जो ये जूम चल रहा है, सब लोग जो आपने बात कही उसी पर ये छोटी सी लघु कथा है दूसरी। ये दुनिया वो दुनिया। वर्मा जी बहुत परेशान हैं। मैं स्वर बदल रही हूँ पहले वाले स्वर से। तो वर्मा जी बहुत परेशान हैं। उनके छठे कहानी संकलन पर एक बड़ी गोष्ठी जूम पर आयोजित की जा रही है और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे कल कहाँ बैठकर इस मीटिंग में बोलें। हर कोना अपने पुराने और बदरंग होने का दर्द बयान कर रहा है। कहीं पेंट का दरवाजा मुंह बाए खड़ा है तो कहीं प्लास्टर ऊंचा नीचा। हर कमरे को मरम्मत की जरूरत है। स्कूल मास्टर की कमाई पर वे अपना परिवार कैसे चलाते हैं ये वे ही जानते हैं। कमाई का कोई और जरिया नहीं। छपी किताबों के 2-2, 3-3 संस्करण निकल जाने पर भी 1 पैसे की रॉयल्टी तक नहीं। बीवी उनके दिन रात बिना पैसे लिए कागज काले करने पर झल्लाती रहती है, सो अलग। प्रकाशक उनकी किताबों की लोकप्रियता देखते हुए बिना पैसे लिए किताबें छाप देते हैं। सीधे साधे वर्मा जी बस उसी में खुश हैं। बाहर सभा होने पर तो अपनी इकलौती बंडी पहनकर सादा जीवन वाले मंत्र के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए काम चला लेते हैं। पर अब तो जूम पर सारी दुनिया उनके साथ साथ उनका घर भी देखेगी। समस्या यही है। अब वो भद्दा जीवन के एम्बेसडर बनकर अपनी भद्द तो नहीं उड़वा सकते ना। क्या करें। उन्होंने आज पहली बार जमाने और कैमरे की आंख से अपनी गरीबी देखी और अपनी कम आय और प्रकाशकों की सीना जोरी को कोसा। हार कर उन्होंने अपने भतीजे को फोन किया। नए जमाने के लड़के कुछ सुझा सकते हैं। 2 घंटे की मगजमारी के बाद अमित को एक आइडिया आया। अगले दिन नियत समय से आधा घंटा पहले पहुंचकर अमित ने उनको हत्ता हिली कुर्सी पर बिठाए हुए स्क्रीन पर उनके पीछे एक बहुत खूबसूरत कमरा तैयार कर दिया। गद्देदार सोफा, बड़ी चौड़ी खिड़की, उस पर से लटकता खूबसूरत गमला और लताएं, कोने में रखा लैंप, किनारे पर अलमारी में करीने से लगी किताबें। आहा, वे स्वयं मुग्ध हो गए। जूम पर तैयार इस पृष्ठभूमि को देखकर एक ठंडी आह उनके दिल से निकली। कार्यक्रम में अपने साहित्य के विवेचन से अत्यंत प्रभावित, आत्मसंतोष और गर्व से वे पूरा दिन भरे रहे। अगले दिन उन्होंने गरीबी के अफसोस को अपने पर से झाड़ पत्नी को लेखन की अमीरी पर भाषण दिया और फिर स्थानीय समाचार पत्र के तीसरे पन्ने को उत्सुकता से खोल कार्यक्रम की रिपोर्ट जोर जोर से पढ़कर सुनाने लगे। पर अंतिम पंक्तियों तक आते आते धूप सी चमकती उनकी आवाज पर क्षोभ और दुख के काले बादल छा गए। लिखा था, वर्मा जी के भव्य घर को देखते हुए उन्हें आधुनिक युग का प्रेमचंद तो नहीं कहा जा सकता। उन्होंने साहित्य को बहुत कुछ दिया है तो साहित्य ने भी उनका घर भर दिया है। हम इसके लिए उनके ईमानदार प्रकाशकों को भी धन्यवाद देते हैं। वाह वाह, आज के दौर के लिए बिल्कुल समसामयिक रचना थी और दोनों लघु कथाएं अपने अपने रंग में बिल्कुल अलग। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी आपका। और अब मैं चलती हूँ एक ऐसे लेखक की तरफ जो काफी समय से लघु कथाएं लिख रहे हैं और इतनी मारक लघु कथाएं वो होती हैं कि उनके अंत तक आते आते आखिरी वाक्य में ऐसा पंच होता है कि पाठक बैठ के सोचने लगता है कि ये क्या हुआ। तो मैं आमंत्रित करती हूँ दीपक मशाल को, जो आजकल ओहायो अमेरिका में रहते हैं। उनकी लघु कथा संग्रह खिड़कियों से और कविता संग्रह अनुभूतियां के अतिरिक्त विविध विधाओं की रचनाएं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं, नेट पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। कर्नाटक राज्य
अकाद महादेवी महिला विश्वविद्यालय विजयपुर के बीए बीकॉम के पाठ्यक्रम में इनकी लघु कथाएं शामिल हैं। ये एक प्रतिष्ठित ब्लॉगर भी रह चुके हैं तो नहीं कहूंगी, अभी भी ब्लॉगर अभी भी हैं, ब्लॉग शायद अब नहीं लिखते। इनसे मेरा परिचय ब्लॉग के ज़माने का ही है और इसलिए मैं इनकी रचनाओं से वाकिफ़ हूँ। उसके साथ-साथ और बहुत सी इनमें प्रतिभाएँ हैं, शायद गिटार भी बजाते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। पर आज क्योंकि लघु कथा गोष्ठी है तो मैं लघु कथा के लिए दीपक आपको आमंत्रित करती हूँ। आइए सादर आमंत्रण। धन्यवाद शिखा जी। आदरणीय बलराम जी, दिव्या जी, मीरा जी, निखिल जी और भारत से सीमा सिंह जी हैं, अंजू जी, आप सभी को प्रणाम। पूजा जी, हाँ थोड़ा सा गलत तो ये हो गया, गिटार और गाना तो मुझे कभी आया नहीं। सीखा था लेकिन, है ना? नहीं, कोशिश भी कभी नहीं की। तो अच्छा। यार ज्यादा समय ना मुझे खाते हुए पुराना याद होगा। जी। तो वातायन को सबसे पहले धन्यवाद कि सालों बाद आप सबसे जुड़ने का, आप सबको देखने का मौका मिला। तो सीधा लघु कथा पर आते हैं। एक किसी बहाने के नाम से लघु कथा है, जिसमें ध्यान दीजिएगा आप सभी। किसी बहाने। रोज के समाचारों की सुर्खियों का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक महामारी के नाम दर्ज हो चुका था। जो बचा हुआ था वह जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस द्वारा की गई हत्या के बाद उपजे जन आंदोलन के हिस्से में जाता था। न सिर्फ शोषित, अश्वेत, बल्कि कई अन्य वर्ग भी इस ज्यादती के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। आशंका थी कि ऐसे में कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बढ़ेगा। हुआ भी वही। लॉकडाउन के चलते 8 सप्ताह से अपने घर में लगभग कैद एरोन आज पहली बार नदी किनारे दौड़ने को निकली थी। स्वस्थ बने रहने के लिए दौड़ने की रियायत थी, पर अपने खतरे पर। एरोन नस्ल या रंगभेद की समर्थक तो नहीं थी, पर ऐसे समय में इस आंदोलन पर भी आपत्ति थी उसे। रास्ते भर यही सोचती रही कि जब अश्वेता को यह महामारी सबसे अधिक निशाना बना रही है तो इन लोगों को जरूरत ही क्या है घर से निकलने की। Okay, give me 5 minutes because your mom said you're coming at 5 o'clock. Okay? जब वापस घर पहुंची तो देखा कि फोन पर एक संदेश आया हुआ था। हाय एरोन, जब समय मिले तो कॉल करना मुझे। संदेश डेलन का था। डेलन एक लॉ फर्म में उसकी अफ्रीकी मूल की सहकर्मी। एरोन को याद नहीं आया कि कभी उसे डेलन से बात करने की जरूरत पड़ी हो। कभी किसी पार्टी में भी नहीं बुलाया। हाँ, ये मानती थी कि उसने ऐसा डेलन के गहरे रंग के चलते नहीं किया था। 2 पल को उसे लगा कि कहीं कोई आर्थिक समस्या तो नहीं उसे, या कोई और बड़ी मुश्किल होगी भी तो मैं क्या करूं? कौन सा मेरा बैंक अकाउंट भरा पड़ा है? फिर जाने के जी में आया कि कॉल लगा ही दी उसने। हे एरोन, ठीक तो हो ना तुम? इतनी देर से कॉल किया? पहली घंटी पर ही डेलन ने फोन उठाकर पूछा। हाँ, मैं सही हूँ। कोई काम? इससे पहले कि एरोन कुछ और कह पाती, डेलन ने फिर पूछा, अच्छा सुनो, मुझे पता चला कि महामारी के लिए सरकार से मिली सहायता राशि तुम्हारे खाते में अब तक नहीं पहुंची। मुझे मिल चुकी है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं लगती मुझे। पहले से ठीक ठाक जमा पूंजी है कुछ, तुम चाहो तो उसे ले सकती हो। एरोन खामोश थी। उसे सच में धन की कमी हो रही थी। दूसरी तरफ से फिर आवाज गूंजी, और हाँ, मैंने अपनी सिलाई मशीन से कुछ मास्क बनाए हैं। दो तुम्हारे लिए भी हैं, पता भेजो अपना। तो यहाँ पे लघु कथा समाप्त होती है। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। एक और छोटी सी एक और, हाँ छोटी सी एक है। बिल्कुल। लघु कथा शीर्षक है कब तक। बहुत खिन्न मन से, आईपीएल का समय चल रहा है, इससे जोड़ के देख सकते हैं आप, लघु कथा पुरानी है, कि बहुत खिन्न मन से घर पहुंचा था वो। मैच हारने के बाद से लगातार बड़बड़ाया जा रहा था। गुस्से का एक बड़ा हिस्सा बल्ले पर भी उतारा गया था। उसका ख्याल था कि अगर वह खुद ऐन वक्त पर आउट ना होता
तो उसकी टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। बाथरूम के फव्वारे के नीचे ठंडे होते हुए भी कितनी बार दीवार पर घुसे बरसाए। नहाकर बाहर निकलते निकलते अशांत मन दूसरों पर दोष मरने लगा था। उसने तौलिए से बाल रगड़े और दांत बीच कर कह उठा, वही बॉल यार कर डालनी थी उसे। अचानक ठिठका हुआ जब देखा कि माँ इस्त्री की हुई शर्ट उसे देने के लिए सामने खड़ी थी। सॉरी माँ कहकर उसने नजरें फेर ली। कोई बात नहीं बेटा, हम माँ बहनें और होती किस लिए हैं। किसी मैच में जब तुमने किसी बॉलर को टारगेट किया होता तो उसने भी घर जाकर हमें यूं ही तो याद किया होता। कमरे से बाहर जाती माँ ने उदास और मध्यम स्वर में कहा। स्त्री विमर्श की छोटी सी लघु कथा में तुमने पूरा विमर्श कह दिया। बहुत बहुत सुंदर दीपक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने का और इतनी सुंदर लघु कथा हमसे साझा करने का। अब संगोष्ठी में समय हो चुका है कि मैं अपने अतिथियों में से गुजारिश करूं कि वो आकर इस संबंध में कुछ कहें, क्योंकि प्रतिभागी हमारे पास जितने थे सब अपनी बात कह चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए बलराम जी को आमंत्रित करूं। उससे पहले मैं वीरेंद्र शर्मा जी अगर अभी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं तो उनसे आग्रह करती हूँ कि वह आए और हमारी संगोष्ठी, आज की संगोष्ठी के विषय में अगर कुछ कहे, हमसे कुछ बातें कहें तो हम आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होती है जब मैं वातायन के ऑर्गेनाइज किए हुए इवेंट्स में शामिल हो सकता हूं। आज अगर सब कंट्रीब्यूटर्स को एक से एक देखें तो सब ने सोशल पॉलिटिकल रियलिटी जो लाइफ की है, क्या मैं थोड़ा जो इमिग्रेंट्स हैं, कैसे अगर हस्बैंड बाहर चला गया, वाइफ कैसे वेट करती हैं, अगर आर्मी में है तो वो जो विडो का केस पे एक इमेज पेश किया। दीपक जी ने तो अभी ब्लैक लाइव्स मैटर के थ्रू और साथ में लॉकडाउन में जो एक दूसरे के नजदीक आने का मौका मिला, दो वो जूम या टेलीफोन के थ्रू हो, लेकिन वो एक नजदीकियां जो आई हैं। पूजा जी ने अपने तौर पे जो एक पिक्चर पेश की है सोसाइटी की, उसके लिए मैं इन सब का आभारी हूँ और आपका भी शिखा जी आभारी हूँ, इसलिए कि आपके बतायन के जरिए से और जूम के जरिए से अभी मुझे भी अभी लिखने का शौक तो नहीं बढ़ा, लेकिन सुनने का शौक ज्यादा हो गया। तो आपको जब भी आपके प्रोग्राम्स में आने का मौका मिलता है तो उसमें सीखने का भी बहुत मिलता है। जैसे आज के कंट्रीब्यूटर्स ने नई हालात के मुताबिक जो एक सोचने का मौका दिया है कि हमारी सोसाइटी में कैसे, समाज में अभी भी एक बहन है तो वो जो रेप्स पे या सोसाइटी में जो बच्चियों की जो एक कंडीशन है और कैसे कुछ लोग उस हालात को अपने बेनिफिट के लिए, पब्लिसिटी बेनिफिट के लिए या दूसरे मुफाद के लिए कैसे अब्यूज करते हैं सिचुएशन को। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसका डेमोन्स्ट्रेट किया है। मैं उनका भी आभारी हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और आगे के लिए सुनने के लिए फिर आपके साथ जुड़ने की सोचता हूँ आगे नेक्स्ट सैटरडे के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। बहुत आभार आपका वीरेंद्र शर्मा जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई। अब मैं इस गोष्ठी के समापन की तरफ चलती हूँ और मैं स्वागत करती हूँ हमारी आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष, वरिष्ठ लघु कथाकार, लेखक, साहित्यकार श्री बलराम अग्रवाल जी का।
जो लघु कथा के विशेषज्ञ हैं और उन्हें अगर कहा जाए कि वो लघु कथा के पूरे इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और जिस तरह से लघु कथाएं वो लिखते हैं और जैसे उनका अंत करते हैं, वह अपने आप में एक नज़ीर है। बलराम अग्रवाल जी के 6 लघु कथा व कहानी संग्रह, 5 बाल कथा संग्रह, 21 श्रेष्ठ बाल नाटक, माणा मणिका, आलोचना, अनुवाद, पुनर्लेखन के अतिरिक्त अनेक लोक कथाओं पर भी इनकी पुस्तकें प्रकाशित है। और वर्तमान जनगाथा जो है उसका 1993 से 96 तक उन्होंने प्रकाशन और संपादन भी किया है। हमारा सौभाग्य है कि आज इस मंच पर बलराम अग्रवाल जी हमारे अतिथि बनकर, अध्यक्ष बनकर आए हैं, और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे अपनी विशेष टिप्पणियों से हमें अनुग्रहित करें। बलराम अग्रवाल जी, सादर अभिनंदन, आपका स्वागत है। आवाज अनम्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही बलराम जी। उनसे कहिए म्यूट करें। जी जी जी, अब ठीक है, आई थी आवाज। नहीं, उनसे कहिए म्यूट करें। अच्छा, आप पहले म्यूट कर, अब अनम्यूट कीजिए तो। हाँ, नहीं, अभी भी नहीं आ रही। मेरे ख्याल से आपके ईयरफोन्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, वो ठीक से अटैच नहीं है या तो। वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कम होता है। हेलो। जी 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 जी, अभी आ रही। हेलो। जी, अब आई जी। ईयरफोन्स के साथ नॉर्मली ये प्रॉब्लम कभी-कभी हो जाती है। मैं अभी चेंज करता हूँ। जी जी जी, वैसे आपकी ऐसे आवाज आ रही है, बिना ईयरफोन्स के आ रही है आवाज आपकी। फिर ठीक है। जी जी जी, फिर ठीक है। जी। तो सबसे पहले तो मैं दिव्या जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको इस कार्य में संलग्न किया, ये अवसर दिया, और आपने बहुत बढ़िया आप संचालन कर रही हैं। मीरा मिश्रा जी ने बहुत अच्छा इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और अभी अभी जो शर्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, और अब वो आगे दरअसल क्या है कि कथा वो ना लिखें चाहे, कथा और गाथा, अपने यहाँ हिंदी में 2 विधाएं हैं, कथा और गाथा। कथा गद्य वाली विधा है और गाथा पद्य वाली काव्य की विधा है। तो दोनों का सुनने का अपना अलग ही मजा है। तो इन्हें सुनने में जितना आनंद आता है उतना पढ़ने में नहीं आता है, ये भी बात पक्की है। ये जो लघु कथा, पहले मैं थोड़ी सी बात लघु कथा पे करूंगा। और वैसे तो मैं देखिए, मैं ये जो हमारे मंच हैं, इन मंचों पे ये अध्यक्ष और मुख्य वक्ता और ये सब मुझे मतलब वो बड़ा औपचारिक है। हम सब एक जगह मित्रों की तरह बैठे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये एक तो लघु कथा में यहाँ जितनी भी लघु कथाएं सुनाई गई, कोई ऐसी लघु कथा नहीं आई जिस पर मैं ये टिप्पणी करूं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी की सारी बहुत सकारात्मक लघु कथाएं, बहुत अच्छी लघु कथाएं। तो अभी शैलजा सक्सेना जी ने जो ये दुनिया वो दुनिया लघु कथा बताई थी, उसी से मैं भी जूझा कि कैमरा को मैं किस सारी दीवारें मेरी पोती हुए रंग रखी हैं। तो एक तो ये है कि जो अब जो जद्दोजहद लघु कथा में चल रही है, वो ये है कि लघु कथा को शास्त्रीय नियमों से बाहर निकाला जाए, उसको मुक्त किया जाए। तो ये जो बहुत सारे शास्त्रीय नियम वाले जो थे, उनकी मुख्य चिंता मतलब स्पर्धा में जहां है वो कहानी की स्पर्धा में आ जाती है। मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल मुक्त रहिए, रचना अपना आकार खुद ले लेगी और अपनी विधा भी खुद तय कर लेगी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी नियम के को पढ़ के और तब रचनाएं लिखी होंगी। तो इसलिए एक तो हमें शास्त्रीयता से लघु कथा, विशेषकर लघु कथा में
शास्त्रीयता से हमें बाहर आना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जब भी कोई भी रचना हो, वैसे तो लघु कथा की बात नहीं है, सारे साहित्य की बात है। अगर हम लघु कथा में व्यक्ति का जिक्र करते हैं, किसी भी व्यक्ति का जिक्र करते हैं, तो वो वहां वो व्यक्ति नहीं होता है, वो व्यक्ति एक प्रतीक होता है, वो एक माध्यम है अपनी बात कहने का। इस बात को भी हम समझे कि यहाँ लघु कथा में हमारे जो पात्र हैं वो वास्तव में पात्र नहीं है, वो वृत्तियां हैं। हम वृत्तियों को पात्र के रूप में समझ लीजिए पर्सोनिफाई करते हैं। हमारा जितना भी लेखन है, कम से कम लघु कथा की मैं बात कर रहा हूँ, वो हम वृत्तियों पे चोट करते हैं या वृत्तियों को उभारते हैं, उनको सामने रखते हैं, भाई देखो ये है, अगर ठीक लगता है तो इसको इसका अनुगमन करो, अन्यथा इसको छोड़ो। अब जो भी कथाकार जो कुछ भी लिखता है, उसके पास जीवन के कुछ पल होते हैं और कुछ उसके पास कुछ अनुभूतियां होती है ना, कुछ अनुभूतियां होती हैं। और ये जो अनुभूतियां होती हैं और जो ये पल होते हैं, अगर ये मैंने जो पहले थोड़ी देर पहले बात कही कि अगर ये बातें समाज को का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं, समाज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लघु कथा है वो अपने समय का, हम समाज की बात नहीं कर रहे, वो अपने समय का सरोकार है। जितनी भी लघु कथा है अगर अपने समय से ही नहीं जुड़ी हुई हो तो फिर किस बात का तो साहित्य है और किस बात की कथा है। और मनोरंजन का साधन तो बिल्कुल भी नहीं है, शून्य। मनोरंजन का साधन लघु कथा नहीं है। इसीलिए ये जो हमारी पुरातन लघु कथाएं हैं वहां से थोड़ी सी भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है। और इसीलिए हम जैसे हम जो हमारा धार्मिक साहित्य है उसको हम वस्तुतः क्या मानते हैं, हम कहते हैं ये स्वांतः सुखाय है। तो स्वांतः सुखाय के लोगों ने अर्थ ही गलत लगा लिए। अगर किसी की लघु कथा पर आप कोई ये टिप्पणी करें कि भाई ये चीज गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है या ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कहेगा तो किसी से मतलब नहीं है, मैं स्वांतः सुखाय लिखता हूँ। ये संवाद ही गलत है। आज का जो साहित्य है वो जन के लिए है और उसमें जो भी पात्र हैं वो हमारे जीवित पात्र हैं। अभी मैं प्रतीक की बात कर रहा था, तो एक पात्र जो होता है वो कोई एक पात्र नहीं होता, वो पूरा समाज होता है। तो जनाभिमुख ये विधा है। आप उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तो स्वांतः सुखाय लिख रहा हूँ, आप कीर्तन तो नहीं कर रहे हैं, आप तो बाकायदा समाज के सामने बैठ के समाज के लिए लिख रहे हैं। और वो जो स्वांतः सुखाय वाली स्थिति है उसके लिए तो बड़ा श्रम करना पड़ता है, वो एक तपस्या का मामला है। वो इतना आसान काम नहीं है कि स्वांतः सुखाय वाली स्थिति पे पहुंचना आसान काम नहीं। वहां पहुंच के फिर जो आदमी लिखता है वो इतना सामाजिक होता है कि आप तो उसकी कल्पना नहीं कर। तो इसलिए जो कुछ छोटे मोटे जुमले जो हैं ये हमें त्याग देने चाहिए कि हमें लोगों का ये मंतव्य जानना बड़ा जरूरी है कि असलियत में क्या है। बहुत से लोग, होता क्या है, किसी ने एक लघु कथा लिखी, एक किसी समझदार व्यक्ति ने, वीरेंद्र शर्मा जी हैं, ये सुने उन्होंने, और वो कहेंगे नहीं भाई ये चीज गलत आपने लिखी है। वो कहेगा नहीं साहब, मैं ये तो घटना मेरे सामने घटी हुई है, ये घटना तो मेरे सामने घटी हुई है, सत्य घटना पे लिखी हुई है। भाई सत्य घटना एक अलग चीज है और जीवन मूल्य एक अलग चीज है। कई बार जो घटना सत्य आपको दिखाई दे रही है उसके पीछे का सत्य आपको नहीं पता, इसलिए कथा का अर्थ जो होता है वो उसके पीछे का सत्य, वो जो सत्य जो मनुष्य के काम आएगा वो घटना को नहीं लिखता, वो जीवन के सत्य को लिखता है। इसलिए डॉक्टर कमल किशोर गोयनका का कथन है कि लघु कथा जीवन से रस लेती है। या अगर जीवन ही नहीं है कथा में, अगर ये जितनी भी, मैं सही बता रहा हूँ आपको,
कि जितनी भी लघु कथाएं यहाँ सुनाई गई उन सब में कोई भी एक ऐसी लघु कथा नहीं है। होम हैप्पी होम एकदम नई सोच की लघु कथा अंजू खरबंदा की, मंजुला दूसरी हैदराबाद की। मैं तो चकित रह गया उनका जो लघु कथा के पाठ का जो उनका अंदाज है। मैं समझता हूँ कि मैं भी उतना अच्छा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। वो हमें उनसे सीखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखनी चाहिए। जैसे उन्होंने जो चिट्ठी कितनी बढ़िया, कि पोती ने कितना बढ़िया कि उस चिट्ठी पे कुछ नहीं लिखा है लेकिन पोती ने पढ़ के सुना दी। आप देखिए यहाँ यही इसी को मैं जीवन मूल्य कह रहा हूँ। ये यहाँ पे जो सत्य ये नहीं है कि वहां पे चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा है। सत्य ये है कि चिट्ठी में कुछ लिखा है और पोती ने उसको सुनाया है। कथाकार इस सत्य से हमको परिचित कर रहा है। उषा भदौरिया जी ने ढांचा जो लिखी, अब देखिए कि किस तरह से एक आउटलाइन खिंच गई लेकिन रंग नहीं भरे जा रहे हैं। क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? उसके पीछे एक पूरी कहानी। तो सत्य वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा, सत्य वो है जो कथाकार को दिखाई दे रहा है और कथाकार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस सत्य को जानने की बड़ी जरूरत है। कम से कम लघु कथा के जो पाठक हैं, हम कई बार हमें कहते हैं कि लघु कथा को आलोचक नहीं मिल रहे। तो आलोचना में तो कहा जाता है कि आलोचक को सबसे पहला काम तो ये है कि वो रचना तक तो पहुंचे। अगर रचना को आपने ये सोच लिया कि ये तो लघु कथा है, इसे क्या देखना है, तो फिर आप रचना तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंच ही नहीं पाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे तो उसकी आलोचना भी नहीं होगी। शर्मा जी ने इतना रसास्वादन किया। सीमा सिंह की लघु कथा थी मन का उजाला। एक आदमी जो पत्नी की मृत्यु से हताश है, भागीदार ने उसको धोखा दे दिया है, वो जहर की शीशी भी ले आया, लेकिन उसका जो अंतर्मन है, उसके जो नैतिक मूल्य हैं, वो उसको वो उजाला प्रदान करते हैं। और वो ये जो बहुत सारी चीजें जो है लघु कथा में, अब लघु कथा में जितनी उन्नति हो चुकी है, हम जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जो मुझे लगता है हम बहुत पीछे चले गए, नई पीढ़ी के लोग बहुत आगे चले गए। उन्होंने बहुत पढ़ा है, उन्होंने मनोविश्लेषण पढ़ा है, मनोविश्लेषण की लघु कथाएं आ रही हैं। और अगर आपको मन के विश्लेषण का ज्ञान नहीं है तो आप आज की लघु कथा की आप आलोचना पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है। पूजा जी ने चित्र मन, मतलब ये किस तरह से एक साक्षात दीपक के बारे में तो कहना ही क्या है। दीपक तो मतलब हमारी उपलब्धि है जैसे, तो वैसे तो सारे इसके सारे लोग उपलब्धि हैं। और ये सारा एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जितनी भी लघु कथाएं सुनाई गई हैं, अगर हो सके तो ये मुझको मेल कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि इन सबको एक जगह मैं प्रस्तुत करूं। वाह। तो ये क्योंकि इनमें एक भी लघु कथा ऐसी नहीं है जिन्हें हम कह सके कि इस वाली को छोड़ के कोई और भी। ये सारी की सारी मतलब मुझको ताज्जुब हो रहा है और मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि दिव्या जी ने मुझको यहाँ बुलाया। और मैं सौभाग्यशाली इस मामले में भी हूँ कि मेरा नेट जो है, अभी 4 बजे एक कार्यक्रम था उज्जैन से, उस नेट ने इतना परेशान किया तो मैं यही डर रहा था कि भाई 4 बजे ही परेशान कर रहा है तो शाम को तो और भी करेगा। लेकिन ईश्वर का शुक्रिया, नेट बाबा हमारे जो है हमारा साथ दे रहे हैं ना। तो बस इतना ही कहूंगा, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया संचालन किया। और मतलब ये है कि पद्मेश गुप्ता जी भी मिलते और दूसरे लोग भी मिलते, मुझे और अच्छा लगता। अभी भी ठीक है, और ऐसे कार्यक्रम करिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ जुड़ता रहूं और जितनी भी मेरी क्षमता है मैं यहाँ पे बोलता रहूं, बताता रहूं। जी जरूर, बहुत लेकिन आपको बिना लघु कथा सुनाए तो हम जाने नहीं देंगे सर। तो आपकी 1-2 लघु कथाएं तो जरूरी हैं इस मंच पर। नहीं 1-2 नहीं, मैं एक तो सुना ही दूंगा कोई, क्योंकि मेरी लघु कथाएं उतनी छोटी भी नहीं होती हैं। तो जी। मैं एक
एक लघु कथा आपके जी सामने रख जी रहा हूँ। जी जी जरूर। शीर्षक है थोड़ा सा नमक। ओ, क्या हो गया, बैटरी गई है? जी कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, बोलिए आप। अच्छा नहीं, वो मुझे अपना वो पावर बैंक लगाना पड़ेगा। अच्छा जी 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 तो लघु कथा का शीर्षक है थोड़ा सा नमक। अम्मा, सबसे पहले हम एक रेस्टोरेंट में गए। शाम को घर लौटकर उमा ने पूरा चिट्ठा माँ के आगे खोला। रेस्टोरेंट में वो मेरी सीट के एकदम सामने बैठा, खाया पिया। उसके बाद माँ ने पूछा, उसके बाद किसी पार्क में बैठने के लिए हम ऑटो में बैठ गए। तो वो तुझसे सट के बैठा होगा। हाँ, टोका नहीं तूने? माँ चिल्लाई। अपने यहाँ के ऑटोज का तो माँ आपको पता ही है, कितना भी हटकर बैठ लो तो वो आदमी सट ही जाता है। अच्छा फिर वो अपनी दाईं बाह को मेरी सीट के पीछे रख के ऐसे महाराजाओं की तरह बैठ गया। तो फिर उसने अपनी बाह धीरे धीरे पीछे खिसकानी शुरू की होगी। नहीं, नींद का बहाना किया होगा। नहीं, एक बार भी नहीं किया। चलते चलते ऐसा जरूर हुआ कि मुझको ठोकर लगी और मैं गिरने को हुई, भी उसने मुझे छूने की कोशिश नहीं की। दूर से ही बोला, अरे संभल के। इतना सुनना था कि माँ की आंखों में बरसने को आतुर बादल छा गए। बेटी ने बात को जारी रखते हुए कहा, एक बात कहूँ अम्मा? बोल। मैंने पापा को नहीं देखा। उसका ये केयरिंग रूप देखकर मुझे पापा की याद आ गई। मैं ये भूल ही गई कि बातें करते, उसकी ओर देखते हुए कई बार मेरा मन किया कि मैं उसके सीने से रख कर रो दूं। नहीं, माँ ने तुरंत टोका। भावुक होकर एकदम से ऐसे फैसले लेना उचित नहीं है। ये सुनते ही उमा बोल पड़ी, एकदम यही बात उसने भी मुझसे कही अम्मा, पता नहीं किस बात पर। अम्मा ने बेटी के भविष्य के प्रति आश्वस्ति की सांस ली। आंखें मूंद कर ऊपर की ओर हाथ उठाए, बोले, तेरा लाख लाख धन्यवाद है भगवान, तूने मेरी सुन ली। नहीं अम्मा, उन्होंने तुरंत ही बिनती भरे स्वर में कहा, इतना भी ठंडा, इतना भी सेल्फ कॉन्शियस आदमी नहीं चाहिए कि ठोकर लगने पर थामने को आगे ना बढ़ सके। एकदम अलोना मत खिलाओ अम्मा, थोड़ा सा नमकीन प्लीज। वाह, वाह वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया बलराम जी, बहुत शुक्रिया। अभी बल्कि मैं फेसबुक पर आपका वो जो मैराथन चल रहा है लघु कथा का वो देख रही थी, उनमें से पढ़ रही थी वो जो दरख्त आपने जो लिखी और फलसफा, जबरदस्त लघु कथा है। उनमें से कोई हो आपके पास तो प्लीज एक पढ़िए। हाँ जरूर जरूर। मैं अभी कौन सी, मैं दरख्त पढ़ूं या जी फलसफा पढ़ूं? जी, जो आपका मन हो। अच्छा देखिए, मैं देखता हूँ। उनके अलावा एक मैं वो भी सुना दूंगा। उनके जी अलावा जी एक जो मैंने वहां नहीं लगाई, जी। इसका शीर्षक है कुर्बानी। हम्म, ऐ नेक बंदे, मैंने हिदायत दी थी कि तू जानवर को ज़िब्ह कर और इंसानियत को बचा। जी अल्लाह ताला, वही तो मैं कर रहा हूं। बदकिस्मती से वैसा नहीं, तू उल्टा कर रहा। माफ करना मेरे मौला, कैसे? मैंने जानवर को ज़िब्ह करने की हिदायत दी, तू जीवों का कत्ल कर रहा है। वाह। झांक कर देख, हर जीव की हत्या के बाद तेरे भीतर का जानवर और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बेकाबू हो जाता है।
जबरदस्त, वाह, बहुत खूब। लेखनी, गुलाब, ये दरख्त मैं सुना रहा हूँ। जी जी दरख्त, जी, स्वागत है। आप कहते हैं कि घर के बाहर खड़े आपके दरख्त को ये अपने घर उठा ले गया। जी हुजूर। किस फल का पेड़ था? फलदार नहीं था सर, किसी फूल का था। नहीं, वो फूलों वाला भी नहीं था। तो उसके पत्ते काम आते होंगे। बरसों से सूखा खड़ा था जनाब, लेकिन वो था तो हमारा। ईंधन का लालच। सोचते हुए मजिस्ट्रेट ने दूसरे प्रतिवादी से सवाल किया, आपको कुछ कहना है? बीवी बच्चों ने उसकी सेवा टहल करना, उसको खाद पानी देना शुरू किया है हुजूर। प्रतिवादी ने कहा, हरियाणे से लगा है, कोपले फूटने की उम्मीद जागने लगी है। इसकी तरफ गया तो हमारी तरफ जिए या मरे। ये सुनते ही पहला दूसरे पर बिफर पड़ा। हमारा बुजुर्ग पड़ोसी के टुकड़ों पर पले, ये बेइज्जती हम सहन नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट आंखें फाड़कर उनकी ओर देख उठा। अकेला और बेगाना सा ऐसा ही एक दरख्त उनके अपने बरामदे में भी पड़ा है बरसों से। उफ, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, ये बहुत बढ़िया बलराम जी, एकदम कमाल मारक की अंत और पंचलाइन के साथ। बहुत बहुत हमारा जी। सॉरी, मैं म्यूट थी। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी आपका। जी जी हमारा जी सौभाग्य कि आज आप जी यहाँ पर उपस्थित थे और इतनी सुंदर लघु कथाएं आपने हमारे साथ बांटी। और इसी के साथ अब हमारी ये वातायन संगोष्ठी अपने समापन की तरफ है। और मैं वातायन की तरफ से, दिव्या जी की तरफ से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि कीमती समय से अपने अपना समय निकाल कर आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं और इस संगोष्ठी को सफल बनाने में अपना योगदान आप लोगों ने दिया है। इसी के साथ मैं आने वाली कुछ संगोष्ठियों की घोषणा करना चाह रही थी। वातायन की वैश्विक संगोष्ठी नंबर 29 जो होगी वो हमारे ही यूके के एक कवि आशीष मिश्रा जो संवाद करेंगे वो एक और हमारी यूके की कवित्री शन्नो अग्रवाल जी के साथ करेंगे। तो शन्नो अग्रवाल जी और आशीष मिश्रा के साथ हम मिलेंगे अपनी अगली संगोष्ठी में जो होगी 31 अक्टूबर को, शनिवार 31 अक्टूबर को, वही शाम को 4 नहीं, उससे पहले वाले शनिवार को। 31 अक्टूबर नहीं, पहला वाला है ना दिव्या जी? उससे हाँ, 31 अक्टूबर को जो हमारी संगोष्ठी है वो है वातायन वैश्विक संगोष्ठी 30 जिसमें संवाद होगा श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी के साथ जो करेंगी तितिक्षा शाह। बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी वह होगी और मेरा आप सब लोगों का सादर आमंत्रण है कि आप सभी लोग आइए और उन संगोष्ठी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर कर उसे सफल बनाइए। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस संगोष्ठी का समापन करती हूँ। अंतरिमा, अब आपके पास यह मंच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।